दोस्तों लीडर्स के साथ मीटिंग के दौरान रीमरू वहां उन्हें वो सब बता देता है जो उसके और मर्चेंट्स के बीच हुआ। बेनीमारू हैरान होते हुए कहता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रीमरू वहां हर एक मर्चेंट को बैन कर देगा। हालांकि रीमरू ये बात समझ सकता है कि सारे ही मर्चेंट्स गुनहगार नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जबरदस्ती या फिर धमकियां देकर म्यूज ने शामिल किया होगा। जिसके बाद मेयर माइल्स नाटक करने के पीछे का अपना इंटेंशन बताते हैं। मेयर माइल्स कहते हैं कि रीमरू के वहां से जाने के बाद वो मर्चेंट्स लिटरली उनका पैर पकड़कर अपने कर्मों के लिए माफी मांग रहे थे, और फिर वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ टेम्पस में बिजनेस करने के लिए इजाजत दे दी जाए। और दोस्तों देखते ही देखते पासा पलट गया। मेयर माइल्स उन सब से कहते हैं कि ठीक है, मुझे कुछ झोल करना पड़ेगा, मुझे पर्सनली रीमरू से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, पर याद रखना मैं ये आप सभी के लिए एक स्पेशल फेवर के रूप में कर रहा हूँ। और ये सुनकर सारे मर्चेंट्स खुशी के मारे वहां लिटरली रोने लगते हैं। उनके लिए मेयर माइल्स अब किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि उसी ने ही इन सभी मर्चेंट्स को एक इकोनॉमिकली पावरफुल देश से बैन होने से बचाया है, जिसकी वजह से अब वो सारे मर्चेंट्स ऑलमोस्ट मेयर माइल्स के विश्वासु सबॉर्डिनेट्स बन गए हैं। जिसके बाद रीमरू लेडी एल्मिसिया के फेवर वाली बात को एक बार फिर दोहराता है, जिससे ये साबित होता है कि पासा पलटने में देर नहीं लगती। एम्परर एल्मिसिया को उस ड्यूक के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उनके पास टेम्पस के ऊपर किसी भी तरह का कोई एडवांटेज नहीं है। ना उनके पास कोई मिलिट्री है और ना ही टेम्पस के साथ उनका कोई इकोनॉमिक समझौता। मगर यहाँ पर सभी को पता है कि म्यूज तो सिर्फ एक कठपुतली था। अगली बार जब वो टेम्पस के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो तब वो किसी ऐसे को भेजेंगे जो ओहदे में उससे भी बड़ा हो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जानता हो। बट दोस्तों अब जो कि मर्चेंट्स और उनकी स्कीम का काम तमाम हो चुका है, तो रीमरू यहाँ सभी लीडर्स से पूछता है कि उन्हें फाउंडर्स फेस्टिवल कैसा लगा। वो बस वहाँ मौजूद सभी से सलाह मशवरा लेना चाहता है ताकि आगे भविष्य में कोई भूल चूक ना हो। रीमरू कहता है कि मैं आप सभी से आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सब कुछ सच सच बताएं, जैसे कि आपको फेस्टिवल कैसा लगा, उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर क्या कमियां रह गई थी वगैरह वगैरह। जिसके बाद रीमरू की बात का मान रखते हुए किंग गाजल वहाँ सबके सामने अपने ख्यालों को प्रस्तुत करते हैं। दरअसल रीमरू ने कॉलेजियम में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगाकर सबका जो मनोरंजन किया था, उसकी वजह से किंग गैजल रीमरू पर थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। किंग गैजल कहते हैं कि रीमरू को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूं ही कैजुअली नहीं करना चाहिए था। वो नहीं जानता कि इस टेक्नोलॉजी की असल वैल्यू क्या है, और वो चाहते हैं कि सबके सामने ऐसा कुछ प्रदर्शन करने से पहले रीमरू को पहले उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। अब मिलिट्री टैक्टिशियन के नज़रिए से देखें तो ये टेक्नोलॉजी युद्ध के समय बहुत यूजफुल हो सकती है। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि इसका इस्तेमाल करके दुश्मनों पर वन साइडेड एडवांटेज लिया जा सकता है। और दोस्तों हंसने वाली बात तो ये है कि रीमरू इस फेस्टिवल की तैयारियों में इतना मगन हो गया था कि उसने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से किंग गैजल रीमरू पर थोड़े से गुस्सा है। मगर एम्परर एल्मिसिया का कहना तो कुछ और ही है। उन्हें लगता है कि इस बारे में इतना सोचकर अब कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी ऐसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए प्रॉब्ली बहुत सारी मैजिकल ताकत लगती होगी, तो जाहिर है कि इसका इतनी कैजुअली वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि वो ऐसे इन्वेंशंस में बहुत इंटरेस्टेड है, और रीमरू के पास ऐसी जितनी भी इन्वेंशंस हैं वो उन सब को खरीदना चाहती है अगर रीमरू उसे बेचता है तो, और इसके लिए वो टेम्पस को उसकी टेक्नोलॉजी के राइट्स भी देने के लिए तैयार है, बस सिर्फ एक छोटी सी शर्त के साथ। वो चाहती हैं कि रीमरू उसे और उसके देश को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले रखे, यानी वो थालियन को पहला देश बनाना चाहती हैं जो इन सारी टेक्नोलॉजीज को कमर्शियल लेवल पर इम्प्लीमेंट करे। वहां से दोस्तों रीमरू और एल्मिशिया के बीच टेक्नोलॉजी शेयर करने का एक एग्रीमेंट होता है। एम्परर चाहती हैं कि रीमरू अपने इंजीनियर्स को थालियन भेजे। हालांकि वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी लेने को तैयार है अगर रीमरू अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करना चाहता है तो। जिसके बाद रीमरू गैल्ड को म्यूजियम से मैजिक ट्रेन का मॉडल ले आने के लिए कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट कामयाब नहीं होता बिना सरल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। जिनके बाद रीमरू अपने वर्ल्ड वाइड ट्रेन सिस्टम के आइडिया को वहां मौजूद सभी लीडर्स के साथ शेयर करता है, जिसको लेकर काफी समय से सभी देशों से बातचीत भी हो रखी थी। और इस मॉडल को देखकर मोमी जी समझ जाती हैं कि बेनीमारू जिस गुफा को खोदने की बात कर रहे थे वो इसी वजह से कर रहे थे। जिसके बाद मोमी जी वहां सबके सामने रीमरू को कहती है कि वो रीमरू को अपने पहाड़ों से उस गुफा को निकालने की परमिशन दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मोमी जी को इस बात की गारंटी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की वजह से रीमरू उनके पहाड़ या वहां के इकोसिस्टम को इफेक्ट नहीं होने देगा। बस मोमी जी की यहाँ पर छोटी सी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। वो चाहती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का देखरेख बेनीमारू खुद करे, प्रॉब्ली ताकि उसे बेनीमारू के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने का मौका मिले। और ये सुनकर वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बेनीमारू की ओर देखता है, और रीमरू की शक्ल देखकर बेनीमारू को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो उसे मोमी जी को बेचने के बारे में सोच रहा है। फिर दोस्तों एक नोबल वहाँ रीमरू से मिलने के लिए आया है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि इस सिस्टम को बनाने और उस पर होने वाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट और माल ढुलाई की जिम्मेदारी रीमरू ने उसे दी है।
अब दोस्तों ये कैरेक्टर किस देश का है या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी यहाँ पर कोई जानकारी मौजूद नहीं है। यहाँ पर बस इतना ही लिखा है कि इस प्रोजेक्ट और इससे होने वाले फायदों की वजह से दुनिया भर में ब्लूमन की छवि हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो हम फिलहाल के लिए ये अज्यूम करेंगे कि ये ब्लूमन का रहवासी है और वो यहाँ ब्लूमन के राजा की ओर से नेगोशिएट करने आया है। जिसके बाद रिमरू वहाँ एक बार फिर सबसे अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए कहता है, उनसे जिनका बोलना अभी बाकी था। और वहाँ पर लगता है कि सिर्फ एक ही होशियार था जिसका बोलना अभी बाकी था। वेल्डोरा रिमरू के सामने कंप्लेंट करता है कि फेस्टिवल के दौरान कोई भी डंजन में उसे चैलेंज करने नहीं आया। वेल्डोरा को दरअसल मुझे लगता है कि गम इस बात का है कि उसने चैलेंजर्स के सामने बोलने के लिए कुछ लाइनें रटी हुई थी जिसे बोलने का उसे मौका ही नहीं मिला। रिमरू वेल्डोरा को समझाते हुए कहता है कि पहले ही दिन कोई कैसे 100वें फ्लोर पर पहुंच जाएगा उसे चैलेंज करने के लिए। और वैसे भी रिमरू कहता है कि कल की एडवर्टाइजमेंट की वजह से उसे भविष्य में कई सारे ऐसे मौके बार बार मिलते रहेंगे अपने फिल्मी डायलॉग्स को सुनाने के लिए। तो चाहता है कि वेल्डोरा थोड़ा सब्र रखे। रिमरू की बात को मेयर माइल्स आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम भविष्य में प्लान कर रहे हैं बाउंटी सिस्टम लाने की। जो भी चैलेंजर डंजन को जीत लेगा उसे अच्छा खासा कैश प्राइज दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि कई सारे नोबल्स फिर एडवेंचरर्स को हायर करना शुरू कर देंगे जो उनके बिहाफ पे डंजन में जाकर उनके लिए वो प्राइजेस जीत कर लाएंगे। अब क्योंकि रैमिरेस के लैबिरिंथ में किसी के भी मरने के चांसेस अब ना के बराबर हैं, तो जाहिर है कि एडवेंचरर्स अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उनके डंजन को जीतने के लिए। वो लोग फुल मोटिवेट होकर कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे जिससे किसी भी चैलेंजर के लिए 100वें फ्लोर तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर दोस्तों अगले पैनल में हमें पता चलता है कि यूकी कागुरा इस फ्री यूनियन का हेड है। अब यहाँ पर क्लियर डिटेल्स तो नहीं है, बट मेयर माइल्स यूकी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो किसी इंपॉर्टेंट बंदे से बात कर रहे हो। मेयर माइल्स यूकी से पूछते हैं कि क्या फ्री यूनियन इस बाउंड्री सिस्टम को मैनेज करना चाहेगा। अब ऐसा मेयर माइल्स ने इसलिए पूछा क्योंकि यूकी के गिल्ड की ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इससे क्या होगा कि उसका गिल्ड बाउंड्री की जानकारी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। अब यूकी श्योर नहीं है कि वो इस काम को करना चाहता है या नहीं, इसलिए वो मेयर माइल्स को इस बारे में सोचकर ही जवाब देगा। मगर वो रिमरू के सामने एक रिक्वेस्ट रखता है कि अगर वो उसे मान लेता है तो ये सब मैनेज करने के लिए उसे टेम्पस में भी एक ब्रांच खोलने की जरूरत होगी, जिसके लिए वो चाहता है कि रिमरू एक अच्छी सी जगह और उस जगह पर एक बिल्डिंग प्रोवाइड करे। अब इस रिक्वेस्ट में कुछ गलत नहीं था तो रिमरू उसकी बात को मान लेता है। फिर दोस्तों हमें पता चलता है कि इस रैमिरेस की लैबिरिंथ को बनाने के पीछे रिमरू का एक और मोटिव था। दोस्तों ये लैबिरिंथ रिमरू रोजगार योजना के तहत बनाया गया है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रिमरू के डीमन लॉर्ड बन जाने के बाद उसे जुरा टेम्पस पर पूरा कंट्रोल मिल चुका है, जिसकी वजह से अब इंसान और एडवेंचरर्स के लिए जुरा फॉरेस्ट में मॉन्स्टर हंटिंग के जॉब्स लगातार कम हो रहे हैं और भविष्य में तो ये और भी कम हो जाएंगे। और यही वजह है कि रिमरू को ये लैबिरिंथ खोलने का आइडिया आया जिससे एडवेंचरर्स को एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम भी मिलता रहे। अब दोस्तों इसके बाद हिनाटा रिमरू के सामने ऐसा पॉइंट रखती है जिसके बारे में उसने अब तक सोचा ही नहीं था। मेरी हिनाटा कहती है कि डंजन को चैलेंज करने की वजह से एडवेंचरर्स की आदतें दिन ब दिन बिगड़ रही हैं। उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि डंजन की तरह रियल लाइफ में भी वो अब मर नहीं सकते। यूं समझो कि उनके खतरों को पहचानने के सेंसेस पर किसी ने पर्दा डाल दिया है, जिसकी वजह से वो खुद को इनविंसिबल समझ रहे हैं। हिनाटा बताती है कि रूबेरियस में किसी ने भी पिछले कई सालों से रेजरेक्शन मैजिक को मास्टर नहीं किया है, जिसकी वजह से एडवेंचरर्स में होली मैजिक यूजर की मांग कम हो रही है, जिसका आगे चलकर सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके रोजगार पर पड़ेगा। अब ये है तो जेन्युइन कंसर्न, तो इसलिए रिमरू हिनाटा से कहता है कि अगर वो चाहे तो रूबेरियस के होली मैजिक यूजर्स को वो यहाँ भेज सकती है उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, जो हिनाटा मान भी जाती है। अब ये कम था कि हिनाटा फिर एक रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि मैजिक यूजर्स के साथ साथ वो और उसके होली नाइट्स भी डंजन को एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड इस्तेमाल करना चाहती है। उसे लगता है कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उसके कमजोर नाइट्स को ट्रेनिंग देने की, जिसे रिमरू बिना हिचकिचाए मान लेता है। अब दोस्तों रिमरू इस मीटिंग की पतावट करने से पहले यहाँ मौजूद सभी लीडर्स को कुछ पूछना चाहता है। वो कहता है कि आप सब में से किसके ईस्टर्न मर्चेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं। ईस्टर्न मर्चेंट्स यानी ईस्टर्न एम्पायर के मर्चेंट्स। अब रिमरू को शक है कि एम्पायर के लोग टेम्पस में कानाफूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो श्योर नहीं है, बस उसे शक है। किंग एजल कहते हैं कि हमारी ओपन पॉलिसी की वजह से कोई भी हमारे देश में आ जा सकता है, तो उन्हें लगता है कि ईस्टर्न मर्चेंट्स भी इसका फायदा उठाते ही होंगे। हालांकि किंग एजल की अटेंडेंट कहती है कि हम उन मर्चेंट्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ब्लूमन का वो नोबल कहता है ईस्टर्न एम्पायर के साथ हमारी ट्रेड है तो, पर जहां तक बात आती है आने जाने की, तो मुश्किल से ही कोई ईस्टर्न मर्चेंट उनके देश में दिखाई देगा। शायद इसलिए क्योंकि एक ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर हमारा कद उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसलिए हो सकता है कि एम्पायर ब्लूमन को इतना जरूरी नहीं समझता। लेडी एल्मिसे कहती हैं कि हमारा सारा इंपोर्ट किया गया सामान सिर्फ हम तक ही सीमित है, उसका एक्सेस उनकी डायनेस्टी के अलावा और किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि उनके 13 घरानों के पास भी नहीं, तो एम्पायर से तो उनको फिलहाल कोई खतरा नहीं है। योम कहता है कि बूढ़ा राजन पिछले कुछ समय से फालमेनस के अकाउंट बुक्स को चेक कर रहा है,
जिससे उसे ये तो पता है कि एम्पायर और फालमूथ के बीच भूतकाल में अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। और जब उन्हें पता चला कि फालमूथ में एम्पायर का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, तो डियाब्लो के ऑर्डर से उन्होंने वो सारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिए। यूकी कहता है कि फ्री यूनियन का हर एक डिसीजन उनके अपने अपने ऑफिस देखते हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यूकी कहता है कि मैं हर एक सिंगल ऑफिस को एम्पायर के साथ ताल्लुकात खत्म करने के लिए नहीं कह सकता। हिनाटा कहती है कि रुबेरियस पहले एम्पायर के साथ बिजनेस करता रहता था, बट जब से उसे पता चला है कि ईस्टर्न मर्चेंट्स रिमोरू को मारने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो तब से उन्होंने उनके साथ बिजनेस करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हिनाटा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि वालपरगिस की रात को उसका सामना किसी ऐसे के साथ हुआ जो ईस्टर्न मर्चेंट्स के लिए काम करता था। उसने हिनाटा को ये कहकर अप्रोच किया था कि उसके पास रिमोरू के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन है जो वो शेयर करना चाहता है, बट किसी काम की वजह से वो रुबेरियस से बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से उसे पता चला कि उसी रात को किसी ने होली चर्च में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। ये सुनकर सभी अपना अपना रिएक्शन देते हैं। यूकी कहता है कि ये तो डिपेंड करता है, अगर हिनाटा वहां मौजूद नहीं होती तो परिस्थितियां और मुश्किल हो सकती थी। और दोस्तों, ये सुनकर रिमोरू उसकी तरफ शक की नजरों से देखने लगता है, मगर फिर तुरंत ही वापस मुड़ जाता है और वो सबको उनके वक्त के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। और इस मीटिंग को रिमोरू यहीं समाप्त करता है। फिर दोस्तों, एक पूरा पेज डेडिकेट किया गया है म्यूज को, जहाँ वो मिशन में नाकामयाब होने के लिए खुद को दोष दे रहा है। वो समझ जाता है कि उसके जैसे किसी को डीमन लॉर्ड रिमोरू से पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो नहीं जानता कि इस कामयाबी को वो 5 एल्डर्स को कैसे रिपोर्ट करेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं है जो गलतियों को यूं ही जाने दें। दोस्तों, मीटिंग खत्म हो जाने के बाद रिमोरू कुछ सोचते सोचते वापस जा रहा था। वो सोचता है कि जो लोग उसके और शिजू के बारे में जानते हैं वो सभी वहां उसी वक्त मीटिंग में मौजूद थे। ईस्टर्न एम्पायर हाई क्वालिटी के पेपर्स एक्सपोर्ट करता है, ये तो वो जानता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने ऑब्वियस होने के बाद भी वो अपने और एम्पायर के रिश्ते को छिपाने की कोशिश करे। उसने आज जैसी बेशर्मी दिखाई है, उससे तो ये साबित होता है कि जिस इंसान की मरने से पहले क्लेमन बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यूकी कागुरा है। अब दोस्तों, ये इतने वेग पॉइंट्स है कि एज अ रीडर मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा उसने क्या नोटिस कर लिया जिससे कि वो इस नतीजे पर पहुंचा है। अब इस चैप्टर में रिमोरू की थॉट प्रोसेस का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं भी आपको क्लियरली नहीं समझा पाऊंगा कि रिमोरू को यूकी के बारे में कैसे पता चला। अगर आप में से किसी ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो मैंने नोटिस नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कर दें। अगले चैप्टर में हम देख सकते हैं कि यूकी इंड्रासिया पहुंच चुका है और वो अपने हार्ले क्विन अलायंस से बातें कर रहा है। लाप्लास यूकी से पूछता है कि वहाँ फाउंडर्स फेस्टिवल में क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो वो यहाँ आकर इत्मीनान की सांसें ले रहा है। यूकी कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे रिमोरू को उसके ऊपर शक है, जो कि उसे होना भी चाहिए। मेरी फिलहाल के लिए यही कोशिश रहेगी कि मैं रिमोरू की नजरों में ना आऊं, मगर लाप्लास को लगता है कि ऐसा यूकी ने जानबूझकर किया है। काजलिम कहती है कि रिमोरू को शक तो होना ही था, क्योंकि आफ्टर ऑल 7 लुमिनारीज और हिनाटा को उसके पीछे लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही है, और अब तक तो उसे ये सब पता भी चल जाना चाहिए था। हालांकि यूकी ने वो सब डामराडा के थ्रू करवाया था, जिसका फिजिकली कोई सबूत नहीं है, मगर फिर भी यूकी बात की गंभीरता को समझ सकता है। उसे पता है कि रिमोरू शिजू से जुड़ा हुआ है, तो वो अंपायर के साथ अपने रिश्तों को उसके सामने खुलेआम मना नहीं कर सकता था, ये जानते हुए भी कि अगर वो मना करता तो उसे क्लियरली पता चल जाता कि वो झूठ बोल रहा है। रिमोरू के पास हर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके खिलाफ जो उसे मिल सकते थे। और ये सुनने के बाद वहाँ खड़े जस्टिस कहते हैं कि उसके पास अगर स्टॉर्म ड्रैगन का सपोर्ट नहीं होता तो वो और उसका पूरा देश हमारे आगे झुका हुआ होता। मगर यूकी कहता है कि फिलहाल उन सबको डीमन लॉर्ड रिमोरू की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यूकी मानता है कि रिमोरू बिना किसी सॉलिड एविडेंस के वो उन्हें कन्फ्रंट नहीं करेगा। हमें बस उसे हर वक्त ये दिखाने की कोशिश करनी है कि हमें दुश्मन बनाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट वो वहाँ जस्टिस को बताता है कि उसने उनके डंजन और उनकी प्राइस सिस्टम को उसे संभालने के लिए कहा है, जो ये जताने के लिए काफी है कि रिमोरू उन पर भरोसा कर रहा है। और ये सुनते ही लाप्लास और टियर को रिमोरू के इंटेंशंस पर शक होने लगता है। उनका मानना है कि इसके पीछे जरूर उस स्लाइम का कोई दूसरा मकसद होगा, मगर यूकी उन्हें समझाते हुए कहता है कि ये क्लियरली एक बिजनेस डील है जिसके बारे में उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट फिर टॉपिक को चेंज करते हुए यूकी लाप्लास, फुटमैन और टियर से कहता है कि पिछले कुछ समय से डामराडा मेरे कहने पर डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल के साथ काम कर रहा है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि उस काम को अब तुम लोग टेक ओवर करो। पहले तो वो जस्टिस लियोन के लिए अपने गुस्से का इजहार करते हैं उनके बॉस डीमन लॉर्ड काजिलिम को मारने के लिए। यूकी लियोन का प्लान बताता है। वो कहता है कि लियोन का मोटिव आज भी वही है जो पहले था, यानी दूसरी दुनिया से बच्चों को जबरदस्ती समन करना, जिन्हें वो लोग फेल्ड हीरोज कहते हैं। लियोन क्रॉमवेल का ये समनिंग एक्सपेरिमेंट ऐसी जगह होता है जिसका पता यहाँ तक के वेस्टर्न नेशंस के पास भी नहीं है। बच्चों को, जिन्हें ये लोग क्लासिफाइड गुड्स कहते हैं, उनको संभालने और प्रोवाइड करने का काम डामराडा और उसकी सेरेब्रस की टीम कर रही है। उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर वो लोग उन्हें लियोन को सौंप देते हैं, मगर जस्टिस समझ नहीं पा रहे हैं कि लियोन ये सब आखिर कर क्यों रहा है।
तब यूकी उन्हें बताता है कि प्रॉब्ली वो उन बच्चों की एलिमेंटलिस्ट की एक फौज तैयार करना चाहता है और ऐसे एलिमेंटलिस्ट इस दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ ही लोग हैं। शिजू को छोड़ दे तो बाकी के सारे सिर्फ बच्चे हैं। यूकी जानता है कि शिजू एक एलिमेंटलिस्ट थी, हालांकि वो बच्चों को लेकर श्योर नहीं है, मगर वो मानता है कि वो भी एलिमेंटल मैजिक जानते हैं। वैसे यूकी का बस चलता तो वो लियोन को अपने इस बिजनेस में कभी साथ नहीं रखता, क्योंकि वो समनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन एम्पायर और वेस्टर्न नेशंस को भेज रहा है और शायद यही वजह है कि यूकी उस काम को टेक ओवर करना चाहता है। यूकी समझ जाता है कि लियोन का मोटिव वो नहीं है जो उसे दिख रहा है, इसलिए यूकी उन जस्टिस को बिजनेस की आड़ में उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। तो दोस्तों, आज के एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie, birds I'm flowing. He could drain my money growing. Give me brain war, total soaking. Squirtle squad, my voice in the ocean. Give me pussy and rub it with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion. Yeah. Johnny Grove out, hit you with